आइए हम भूमध्य सागर के पूर्वी गहरे तट की ओर देखें, जहां नीला और गेरुआ या मिट्टी का रंग आपस में मिलकर एक रहस्यमय सीमा बनाते थे। उस सुदूर प्राचीन काल में मिस्र की तटरेखा आज की तरह स्पष्ट नहीं थी, बल्कि एक निचली और भ्रामक लंबी रेतीली किनारा थी। नील नदी की भरपूर गाद यहां भूमध्य सागर की खारी लहरों से चुपचाप मिलती थी, जिससे एक विशाल और बंजर डेल्टा बनता था। उस समय समुद्र में यात्रा करने वाले व्यापारिक जहाज़ों के लिए ये संकटों से भरा एक रहस्यमयी समुद्री मार्ग था। कोई ऊंचे पहाड़ दिशा नहीं दिखाते थे, ना ही कोई अचानक खड़ी चट्टानें निर्देशन चिन्हित करती थीं। केवल अंतहीन उथले और जलमग्न चट्टानें चमकती लहरों के नीचे घात लगाए बैठी थीं। हालांकि इस समतल भौगोलिक भूल भुलैया में फैरोस द्वीप नाम का एक संकीर्ण चूना पत्थर का द्वीप, जैसे प्रकृति ने समुद्र में लापरवाही से चांदी का कोई आभूषण फेंक दिया हो, अलेक्जेंड्रिया शहर के ठीक सामने शांत खड़ा था। इस द्वीप का अस्तित्व भूविज्ञान में एक संयोग था और इतिहास के मोड़ की आधारशिला भी था। फैरोस द्वीप मुख्य रूप से कठोर सफेद चूना पत्थर से बना था, जो एक प्राकृतिक बाधा की तरह भूमध्य सागर की कभी न रुकने वाली उत्तर पश्चिमी लहरों को हठपूर्वक रोकता था। यह द्वीप लंबा और स्थिर था। इसकी आधारशिला समुद्र तल में गहराई से धसी हुई थी और यह मुख्य भूमि पर स्थित चूना पत्थर से बनी एक समान लंबी पर्वत श्रृंखला से दूर से मिलता जुलता था। सिकंदर महान और उसके उत्तराधिकारी टॉलेमी राजवंश की नज़रों में यह सिर्फ एक बंजर चट्टान नहीं थी, बल्कि विश्व व्यापार केंद्र के निर्माण के लिए एक आदर्श आधार थी। समुद्र से लगभग 1200 मीटर दूर स्थित इस द्वीप को समृद्ध अलेक्जेंड्रिया शहर से जोड़ने के लिए मनुष्य ने अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और एक विश्व प्रसिद्ध भव्य सेतु, 7 स्टैड का सेतु, हेप्टास्टैडियन का निर्माण किया। 7 स्टेट का सेतु का नाम यूनानी शब्द हेप्टास्टेडियन से आया है, जिसका अर्थ है कि ये सेतु 7 स्टेट लंबा था। ये समुद्र के साथ एक विशाल संघर्ष था। हजारों कारीगरों और दासों ने विशाल पत्थरों को गहरे पानी में डुबोया और उफनती लहरों के बीच बलपूर्वक 200 मीटर चौड़ा एक भूमि पुल बनाया। कल्पना कीजिए, जब यह सेतु पूरा हुआ तो भूदृश्य में कितना नाटकीय बदलाव आया होगा। पहले एक साथ जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र इस पत्थर की दीवार से बीच से काट दिया गया था और दोनों ओर बिल्कुल अलग अलग प्रकृति के 2 प्राकृतिक बंदरगाह बन गए। पूर्वी तरफ महान बंदरगाह था, जहां पानी शांत और दर्पण जैसा था और ये टॉलमी राजघराने के युद्धपोतों को लंगर डालने और अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए शाही बंदरगाह बन गया। जबकि पश्चिमी तरफ यूनोस्टोस बंदरगाह था, जिसे खुशहाल वापसी का बंदरगाह कहा जाता था, जो दुनिया भर से आने वाले व्यापारिक जहाज़ों के लिए मसाले, अनाज और रेशम उतारने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। फारोस द्वीप की प्राकृतिक स्थलाकृति को यहाँ कृत्रिम रूप से चरम पर गढ़ा गया था। द्वीप के पूर्वी छोर पर समुद्र से घिरा हुआ समुद्री कटाव से बनी चट्टान जैसी एक उभरी हुई जगह थी, जहां भविष्य में प्रकाश स्तंभ खड़ा होना था। लहरें यहां सफ़ेद झाग बनाती थीं और खारी हवा में दूर सहारा रेगिस्तान से आती हल्की गर्म हवा मिली होती थी। द्वीप पर चूना पत्थर सूरज की रोशनी में चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद चमक बिखेरता था। इसकी बनावट खुरदरी और कठोर थी, जो हजारों वर्षों तक समुद्र के पानी के कटाव का सामना कर सकती थी। सेतु पर खड़े होकर दूर देखने पर एक ओर समतल और अंतहीन नील नदी डेल्टा का दलदली क्षेत्र था और दूसरी ओर गहरा परिवर्तक नशील भूमध्य सागर का नीला गहरा कुंड। फारोस द्वीप केवल एक भौगोलिक निर्देशांक नहीं था, ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों का समुद्र में मिलन बिंदु जैसा था। इस भूमि पर हर चट्टान, हर रेत का कण सांस रोककर इंतजार कर रहा था उस चमत्कार के प्रकट होने का, जो भूमध्य सागर की रात के भाग्य को बदलने वाला था। ये अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ का जन्मस्थान था, एक भौगोलिक किंवदंती जो प्रकृति की चूना पत्थर की रीढ़ और मानव की भव्य महत्वाकांक्षा द्वारा एक साथ बुनी गई थी। जब आप ईसा पूर्व 3री शताब्दी के भूमध्य सागर में सीरियाई मसालों और फोनीशियन बैंगनी रंग से लदे एक व्यापारिक मालवाहक जहाज पर खड़े होते थे, तो आप केवल विशाल महासागर का सामना नहीं कर रहे होते थे, बल्कि अस्तित्व और बुद्धिमत्ता के अंतिम संघर्ष का सामना कर रहे होते थे। इस समय जहाज धीरे धीरे दक्षिण की ओर नील नदी के प्रसिद्ध मुहाने की ओर बढ़ रहा था। लकड़ी का मस्तूल समुद्री हवा में भारी चरमराहट की आवाज़ कर रहा था, जो देवदार की लकड़ी और भांग की रस्सी का लंबे समय के तनाव में असहज कराना था। इस गहरे और अप्रत्याशित नीले निर्जन क्षेत्र में प्राचीन नाविकों को एक प्राकृतिक अभिशाप का सामना करना पड़ रहा था। मिस्र के उत्तरी तट की निराशाजनक समतलता, क्रेते या साइप्रस द्वीपों की उन पहचाने योग्य खड़ी चट्टानों से अलग जो समुद्र तल से ऊपर खड़ी थीं, नील नदी डेल्टा की तटरेखा मिट्टी और चूना पत्थर से बनी एक निचली पट्टी थी।
जब जहाज अभी भी समुद्र तल से 10 मील दूर होता था, तब किनारे के खजूर के पेड़, मंदिरों के शिखर, यहाँ तक कि सिकंदर महान द्वारा स्वयं चिन्हित शहर की दीवारों की रूपरेखा भी गर्माती क्षितिज रेखा के नीचे पूरी तरह से गायब हो जाते थे। ये एक भूवैज्ञानिक छल था। समुद्र और आकाश का एक जैसा दृश्य तेज धूप के संपर्क में आने पर एक मायावी धुंध पैदा करता था, जिससे सबसे अनुभवी नाविक भी ये निर्धारित नहीं कर पाते थे कि आगे सुरक्षित रूप से लंगर डालने वाला एक समृद्ध बंदरगाह है या एक बंजर तट है जो जहाज के पतवार को तोड़ देगा। जैसे जैसे जहाज धीरे धीरे अलेक्जेंड्रिया के निकटवर्ती समुद्र के पास आता गया, समुद्री पानी की बनावट में सूक्ष्म और परेशान करने वाला बदलाव आने लगा। पहले जो नीलम की तरह साफ था, जिसमें गहराई में मछली के झुंड तैरते हुए दिखते थे, वो नील नदी की सहायक नदियों द्वारा लाए गए भारी तलछट के कारण धीरे धीरे एक मैला और भारी हल्का हरा रंग में बदल गया। ये केवल दृश्य परिवर्तन नहीं था, बल्कि इसका मतलब ये भी था कि पानी के नीचे छिपा हत्यारा जल्द ही प्रकट होने वाला था। फारोस द्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र में विशाल चूना पत्थर की चट्टानों की एक श्रृंखला छिपी हुई थी। वे समुद्र देवता पोसाइडन द्वारा समुद्र तल पर लापरवाही से फेंकी गई तेज पसलियों की तरह थीं, जो तटरेखा के समानांतर कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं। इन पानी के नीचे की संरचनाओं को, जिन्हें बाद के पुरातत्वविदों ने एरिज कहा, उनका शीर्ष अक्सर पानी की सतह से केवल कुछ मीटर नीचे होता था, और लहरों के उतार चढ़ाव वाली समुद्री परिस्थितियों में वे खुले दांतों की तरह उन भारी अनाज के जहाज़ों का इंतजार करते थे। इससे भी अधिक खतरनाक बात यह थी कि यहाँ के समुद्री धारा फैरोस द्वीप और बाद में बने 7 स्टेड के सेतु से आपस में प्रभावित होकर अप्रत्याशित अनुप्रस्थ अंडरकरंट बनाती थी। ये अंडरकरंट चुपचाप उन जहाज़ों को, जो सीधी रेखा में चल रहे होते थे, छिपी हुई चट्टानों की ओर धकेल देते थे, और नाविकों को डेक पर अक्सर केवल वही सफ़ेद झाग दिखाई देता था जो चट्टानों के किनारे लहरों के टूटने पर पैदा होता था। आधुनिक प्रकाश स्तंभों और चिन्हों की कमी वाले वर्षों में नाविकों को प्रकृति की क्रूरता का मुकाबला करने के लिए केवल सबसे आदिम और सबसे ईमानदार इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता था। एक नाविक पूरे दिन जहाज के अग्रभाग पर खड़ा रहता था। उसकी त्वचा खारी समुद्री हवा से खुरदरी और लाल हो जाती थी। उसकी आंखें पानी के रंग के उतार चढ़ाव और लहरों के पैटर्न पर टिकी रहती थीं। उसके हाथ में एक शीशे के भार से बंधी और मोम से लिपटी गहराई नापने वाली रेखा कसकर पकड़ी होती थी। हर थोड़ी देर में वो कुशलता से रस्सी को घुमाता था, जिससे भारी शीशे का भार समुद्र तल से जोर से टकराता था। जब शीशे का भार डेक पर वापस खींचा जाता था, तो वो मोम पर चिपके पदार्थ को ध्यान से देखता था। क्या ये महीन समुद्री रेत, ढीली गाद या टूटे हुए चट्टान के टुकड़े थे? हर एक घटक समुद्र तल की स्थलाकृति का एक कोड था, जो ये बताता था कि आगे सुरक्षित गहरा पानी है या घातक उथला तट। उसे हवा में भी आवाज सुननी पड़ती थी। लहरों की गर्जना में ये पहचानने की कोशिश करता था कि क्या चट्टानों से लहरों के टकराने की धीमी आवाज आ रही है। वो समुद्री पक्षियों के उड़ने का रास्ता देखता था, फारोस द्वीप की चट्टानों पर बसे उन गलफड़ों की तलाश करता था। उन्हें इस मृत्यु जाल में एकमात्र जीवित निर्देशांक मानता था। हालांकि जब रात होती थी या जब अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के विशिष्ट सर्दियों के तूफान से पानी की धुंध आसमान में छा जाती थी, तो सभी अनुभव और इंद्रियां विफल हो जाती थीं। अंधेरा सभी दृश्य परतों को पूरी तरह से मिटा देता था, जिससे पूरा शहर और उसके पीछे की मैरियोटिस झील एक शून्य काले छेद में विलीन हो जाते थे। ऐसे क्षणों में नौवहन केवल कौशल का प्रदर्शन नहीं रहता था, बल्कि शुद्ध भाग्य का जुआ बन जाता था। नाविक हिलते हुए डेक पर सांस रोककर खड़े रहते थे। उनके कानों में केवल जहाज से लहरों के बेरहमी से टकराने की जोरदार आवाज आती थी, और उनके दिल में ये प्रार्थना होती थी कि अगले ही पल उन्हें वो घातक तीव्र कंपन महसूस ना हो। प्रकृति की शक्तियों के प्रति ये सम्मान और दृश्य मार्गदर्शन की कमी से पैदा हुआ अत्यधिक भय ही टॉलेमी राजवंश को फारोस द्वीप की चट्टानों पर एक चमत्कार बनाने के लिए प्रेरित करने वाला कारक बना। उन्हें भूमध्य सागर के हजारों साल के कोहरे को भेदने वाली एक शक्ति की आवश्यकता थी, एक ऐसी शाश्वत प्रकाश की जो इस खतरनाक समुद्री मार्ग को सुरक्षित वापसी के मार्ग में बदल सके। और यही अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ के जन्म की प्रस्तावना थी। जब हम अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह की हलचल भरी खाड़ी से फारोस द्वीप की ओर अपनी दृष्टि मोड़ते हैं, तो सामने खड़ी हुई केवल एक कार्यात्मक नेविगेशन संरचना नहीं, बल्कि पृथ्वी की आत्मा और ज्यामितीय कला का एक भव्य उत्कृष्ट कृति है। इस प्रकाश स्तंभ का मुख्य भाग हजारों की संख्या में सटीक रूप से कटे हुए विशाल पत्थरों से बना था, जो 2000 से अधिक साल पहले की तेज धूप में लुभावनी जीवंतता के साथ चमकते थे।
सबसे पहले जो नजर आता है वो प्रकाश स्तंभ के मुख्य शरीर की बाहरी दीवार बनाने वाला सफेद चूना पत्थर है। इनमें से अधिकांश पत्थर अलेक्जेंड्रिया शहर के पश्चिमी उपनगर में स्थित मैक्स खदानों से आए थे, जो महीन और कठोर थे, जिनकी सतह पर बारीक चीनी जैसे छोटे छोटे कणों का एहसास होता था। कारीगरों के हाथों में चूना पत्थर को दर्पण जैसा चिकना बनाया गया था। हर जोड़ पूरी तरह से फिट था, यहां तक कि सबसे पतली ब्लेड भी अंदर डालना मुश्किल था। जब गर्मियों की तेज धूप सीधे पड़ती थी तो चूना पत्थर का शुद्ध सफेद रंग एक लगभग दिव्य चांदी की चमक में बदल जाता था, जिससे प्रकाश स्तंभ समुद्र तल पर असाधारण रूप से हल्का प्रतीत होता था, मानो वो सीधे झाड़ से उठे सफेद बादल की तरह हो। हालांकि 100 मीटर से अधिक ऊंचे इस विशाल टावर को सहारा देने के लिए केवल चूना पत्थर की सुंदरता पर्याप्त नहीं थी। प्रकाश स्तंभ के सबसे निचले आधार और उन संरचनात्मक मुख्य बिंदुओं पर जो भारी दबाव झेलते थे, वास्तुकार सोस्ट्रेटस ने अधिक कठोर सामग्री गुलाबी ग्रेनाइट का चयन किया। ये भारी विशाल पत्थर नील नदी में नावों द्वारा हजारों मील दूर दक्षिण की असवान खदानों से विपरीत दिशा में लाकर यहां पहुंचाए गए थे। चूना पत्थर के आंतरिक स्वभाव से अलग गुलाबी ग्रेनाइट की बनावट अत्यंत सघन थी, जिसके अंदर चमकते फेल्डस्पार क्रिस्टल और गहरे रंग के अभ्रक के सूक्ष्म कण जड़े हुए थे। छूने पर आप करोड़ों वर्षों के भूवैज्ञानिक दबाव से बनी उस शीतलता और स्थिरता को महसूस कर सकते थे। वो पृथ्वी की गहराई से आती शक्ति का एहसास था। ये पत्थर हल्की गुलाबी रंगत लिए हुए था, कुछ गहरे ईंट लाल रंग के होते थे, जो प्रकाश स्तंभ के सादे सफेद बाहरी रूप को एक गर्म और गंभीर पृष्ठभूमि प्रदान करते थे। जैसे जैसे भूमध्य सागर की खारी नम समुद्री हवा दिन प्रतिदिन बहती रही, इन पत्थरों ने प्रकृति के साथ एक धीमी और सुंदर बातचीत शुरू की। समुद्री हवा में नमक के सूक्ष्म कण मिले होते थे, जो वर्षों तक चूना पत्थर के छिद्रों में रिसते रहते थे, जिससे इसकी सतह पर धीरे धीरे एक अद्वितीय प्राचीन बनावट बनती थी। ये सूक्ष्म कटाव इसकी भव्यता को कम नहीं करता था, बल्कि विभिन्न प्रकाश और छाया के बीच बदलते हुए पत्थर की दीवारों को एक समृद्ध स्तरीय एहसास प्रदान करता था। सुबह के समय समुद्र तल से उठने वाली हल्की धुंध प्रकाश स्तंभ को घेर लेती थी। नम पत्थर की दीवारें एक नर्म हाथी दांत का रंग प्रस्तुत करती थीं और प्रकाश पत्थरों के कोनों के बीच धीरे से अपवर्तित होता था। दोपहर तक जब सूरज की रोशनी पूरी तरह से पड़ती थी तो सफ़ेद चूना पत्थर लगभग हवा को जला देता था। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी दूर के नाविकों को एक नज़र में भूमि की दिशा पहचानने में मदद करती थी। सबसे मोहक क्षण सूर्यास्त का होता था। जब सूरज धीरे धीरे भूमध्य सागर के दूसरे छोर में डूबता था तो सुनहरी नारंगी आभा गुलाबी ग्रेनाइट के रंग को पूरी तरह से जगा देती थी। पहले का गहरा आधार इस समय जल उठा था, एक शानदार गहरा लाल रंग प्रस्तुत कर रहा था, और ऊपरी सफ़ेद टावर शरीर ने शाम की लाली के बैंगनी और सुनहरे रंगों को अवशोषित कर लिया था। शुद्ध सफ़ेद से एक स्वप्निल अंबर रंग में बदल गया था। जैसे जैसे प्रकाश का कोण लगातार लंबा होता जाता था, टावर पर नक्काशी और जोड़ों से बनी छायाएं जैसे एक विशाल कैनवस पर खींची गई स्केच रेखाओं की तरह पूरी संरचना के त्रिआयामिता को चरम पर धकेल देती थीं। हजारों साल बाद भी हम कल्पना कर सकते हैं कि समुद्री हवा उन निशानों में कैसे फुसफुसाती थी, और वे दो बिल्कुल अलग पत्थर, एक कठोर और दूसरा नरम, के बीच इस प्राचीन समुद्री क्षेत्र की शांति और गरिमा की कैसे रक्षा करते थे। पत्थर का बनावट और प्राकृतिक प्रकाश और छाया का ये चरम पीछा ही अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ को प्राचीन विश्व का चमत्कार बनाने का असली आधार था। लहरों की ताल के साथ हम धीरे धीरे अपनी दृष्टि नीले भूमध्य सागर की सतह से उठाकर इस विशाल संरचना की आत्मा की गहराई में ले जाते हैं। वो अविश्वसनीय रूप से चौड़ा और द्वीप के चट्टानी आधार में गहराई से स्थापित चौकोर आधार। ये केवल पत्थरों और चूने का ढेर नहीं था, बल्कि मानव की आदिम इच्छा शक्ति और शाश्वत भौतिक नियमों के बीच एक चरम संघर्ष था। इस निचले आधार में ज्यामितीय कथा की एक लुभावनी भावना थी, जिसकी निचली चौड़ाई 30 मीटर से अधिक तक फैली हुई थी, जैसे एक सोया हुआ प्राचीन विशालकाय जीव अपनी भारी रीढ़ को फारोस द्वीप की लोली जैसी चट्टानी सतह पर कसकर चिपकाए हुए हो। सूरज की रोशनी बाहरी दीवार के उन विशाल चूना पत्थर के टुकड़ों पर तेज चमक के साथ पड़ती थी, जो एक लगभग दिव्य चांदी सफ़ेद चमक को दर्शाती थी। ये अनगिनत कारीगरों द्वारा वर्षों की मेहनत से सटीक पॉलिशिंग के बाद त्रुटिहीन ढंग से जोड़े गए पत्थरों की एक कलाकृति थी। जब आप धीरे धीरे करीब आते हैं तो भारी भरकम आयतन का एहसास आपको तुरंत अपनी तुच्छता का अनुभव कराएगा। हर विशाल पत्थर का वजन कई टन था, और इसके जोड़ों को कमज़ोर चूने पर निर्भर नहीं किया गया था, बल्कि पिघले हुए शीशे के घोल से ढलाई और फिक्सिंग के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस दूरदर्शी इंजीनियरिंग सोच ने पत्थरों के बीच एक लगभग एकीकृत कठोर संबंध बनाया,
जिससे पूरे नींव को आने वाले हजारों वर्षों तक भूमध्य सागर की अप्रत्याशित और विनाशकारी रूप से प्रचंड गर्जना का सामना करने में सक्षम बनाया। इस मोटी दीवार के लंबवत अनुपात का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये कठोर रूप से लंबवत ऊपर की ओर नहीं थी, बल्कि इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म अंदर की ओर झुकाव था। ये सटीक अनुपात न केवल दृश्य रूप से टॉवर को केंद्र की ओर एकत्रित होने वाली स्थिरता का एहसास देता था, बल्कि ये एक वैज्ञानिक रक्षात्मक मुद्रा भी थी। जब सर्दियों के शक्तिशाली तूफान कई मंजिलों जितनी ऊंची विशाल लहरें उठाते थे और पहाड़ों को हिला देने वाली शक्ति के साथ आधार के किनारे पर जोर से टकराते थे, तो वो विचम्न गतिज ऊर्जा जो किसी भी लकड़ी के जहाज को तोड़ सकती थी, इस उत्तम ढलान वाली सतह द्वारा चतुराई से ऊपर की ओर निर्देशित और तेजी से फैलाया जाता था और अंततः अनगिनत चमकीली टूटी लहरों और धुंध भरी समुद्री धुंध में बदल जाती थीं, जो खारी हवा में बिना निशान छोड़े गायब हो जाती थीं। आधार के आंतरिक भाग की संरचना भी उतनी ही शानदार थी। ये विशाल पत्थर के मेहराब और धीरे धीरे ऊपर जाती सर्पिलाकार ढलानों का एक विशाल भूल भुलैया था। दीवारों की मोटाई कल्पना से परे थी, जो उस समय ज्ञात किसी भी भूकंपीय झटके का सामना करने में सक्षम थी, और ऊपर 100 मीटर से अधिक ऊंचे टॉवर को अद्वितीय भौतिक समर्थन शक्ति प्रदान करती थी। यहाँ की हवा में चूना पत्थर की विशिष्ट सूखी गंध और समुद्र तल से रिसती हुई ठंडक मिली हुई थी। खाली और गहरी सुरंगों में कदमों की आवाज लगातार गूंजती रहती थी, मानो प्राचीन इंजीनियरों के लहरों से जूझते समय की धीमी भारी धड़कनें हों। ज्यामितीय स्थिरता और सामग्री की शुद्धता की ये चरम भावना ने मिलकर एक समय से परे स्थापत्य भाषा का गठन किया, जिससे अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ का पहला चौकोर आधार केवल एक वास्तुशिल्प केंद्र बिंदु नहीं रहा, बल्कि एक सभ्यता का प्रतीक बन गया। ये टॉलेमी वंश के समुद्री संप्रभुता पर पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता था और प्राचीन यूनानी विज्ञान और मिस्र की पारंपरिक पत्थर तराशी तकनीक का पूर्ण संगम भी था। आधार के चारों शीर्ष कोण पृथ्वी की दिशाओं के साथ सटीक रूप से संरेखित थे, जैसे दुनिया को ये घोषित कर रहे हों कि चाहे समुद्री ज्वार कितनी भी बार बदलें, चाहे किनारे पर साम्राज्य कितने भी उठें और गिरें, ये भारी चौकोर नींव तारों की तरह स्थिर रहेगी। इस अंधेरे समुद्री मार्ग पर सबसे सुरक्षित, कभी ना मिटने वाला निर्देशांक बनेगी। जब आप उस विशाल पत्थर की सतह को छूते हैं, जो समुद्री नमक से वर्षों तक शतविक्षत होकर भी दर्पण जैसी चिकनी है, तो आप उस हड्डी तक पहुंचने वाली ठंडक को महसूस कर सकते हैं और मोटी दीवार के पीछे छिपी हुई हजारों वर्षों से अमर इंजीनियरिंग शक्ति को भी, जो दूर की लहरों के टकराने की ताल के साथ नीचे की चट्टानों में गहरी और अस्पष्ट गूंज पैदा कर रही है। चौड़े मजबूत चौकोर आधार के साथ अपनी दृष्टि ऊपर की ओर ले जाते हुए संरचना की भाषा एक सटीक ऊंचाई पर एक अद्भुत मोड़ लेती है, जो स्थिर वर्ग से एक सुंदर ढंग से खड़े अष्टकोणीय टावर में बदल जाती है। ये मध्य संरचना केवल एक दृश्य बफर नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग डिजाइन में अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ का एक उत्कृष्ट स्पर्श थी। ये 8 पूरी तरह से कटे हुए पहलू, जैसे पृथ्वी से आकाश की ओर फैली भुजाओं की तरह, हेलेनिस्टिक युग की ज्यामितीय सौंदर्य शास्त्र और संरचनात्मक यांत्रिकी की अंतिम खोज को दर्शाते थे। संरचनात्मक यांत्रिकी के दृष्टिकोण से ये अष्टकोणीय डिजाइन केवल सुंदरता के लिए नहीं था, ये वास्तव में एक उत्कृष्ट वायुगतिकीय उपलब्धि थी। जब भूमध्य सागर की शक्तिशाली और अप्रत्याशित समुद्री हवा प्रचंड दृढ़ रूप से आती थी, तो अष्टकोणीय किनारे हवा के दबाव को प्रभावी ढंग से फैलाते थे और संरचना की सतह पर हवा के बहने से उत्पन्न होने वाले भंवर प्रतिरोध को कम करते थे, जिससे टावर भूमध्य सागर के तीव्र मानसून और तूफानों का सामना करते हुए भी समुद्र में एक स्थिर सुई की तरह आश्चर्यजनक स्थिरता बनाए पाता था। प्रत्येक ध्यान से पॉलिश किया गया सफेद संगमरमर या हल्के रंग का चूना पत्थर माइक्रोमीटर स्तरीय सटीकता के साथ कसकर जुड़ा हुआ था, जो सूरज की रोशनी में ये सतहें मानो एक विशाल धूप घड़ी में बदल जाती थीं। जब पहली किरण पूर्वी सिनाई प्रायद्वीप से धीरे धीरे उठती थी, तो सुनहरी चमक सबसे पहले अष्टकोणीय टावर के पूर्वी ओर के 3 पहलुओं को रोशन करती थी। पत्थर की सतह के सूक्ष्म क्रिस्टल सुबह की रोशनी में जगमगाते थे और इसके विपरीत पश्चिमी ओर गहरी और स्पष्ट सीमाओं वाली ठंडी छाया में डूबा रहता था। प्रकाश और अंधेरे का ये तीव्र विरोधाभास प्रकाश स्तंभ को एक मूर्ति जैसा त्रिआयामी वजन का एहसास देता था। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे आकाश के शीर्ष पर चढ़ता था, छायाएं 8 कोनों के बीच धीरे धीरे खिसकती और छोटी होती जाती थीं, जैसे एक मौन ज्यामितीय नृत्य। दोपहर के समय लंबवत धूप लगभग सभी पार्श्व छायाओं को मिटा देती थी
और पूरा टावर एक दिव्य और शुद्ध सफेद रंग प्रस्तुत करता था, जो नीले समुद्र और आकाश की पृष्ठभूमि में असाधारण रूप से गंभीर दिखता था। दोपहर के बाद प्रकाश और छाया का प्रदर्शन अधिक समृद्ध और नाटकीय हो जाता था। सूरज टावर के उत्तर पश्चिमी चेहरे पर तिरछा पड़ने लगता था और लंबी छायाएं सूर्यास्त की लय के साथ धीरे धीरे लंबी होती जाती थीं, जो पहले के चमकीले पहलुओं को ढक लेती थीं। समय के साथ होने वाला ये छाया का खिसकना न केवल फारूस द्वीप के निवासियों को प्रकाश स्तंभ की सतह पर प्रकाश और अंधेरे के वितरण को देखकर सटीक समय पढ़ने में सक्षम बनाता था, बल्कि इस भव्य संरचना को दिन भर में हजारों बदलते रूप प्रदर्शित करने में भी मदद करता था। जब सूर्यास्त की आभा ने आकाश को लाल कर दिया तो अष्टकोणीय किनारों ने अंतिम नारंगी लाल चमक को पकड़ लिया, मानो पूरी संरचना शाम की हवा में धीरे धीरे सांस ले रही हो। गणितीय सटीकता और प्राकृतिक प्रकाश की लय के इस संयोजन ने अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ को मध्य संरचना में एक गतिशील संतुलन प्राप्त कराया। ये केवल दिशा दिखाने वाला एक मील का पत्थर नहीं था, बल्कि एक शाश्वत स्मारक भी था, जो मानव बुद्धिमत्ता और महान शक्तियों के सह अस्तित्व को याद दिलाता था। हजारों वर्षों के समय में लहरों में घर लौटने का रास्ता तलाशने वाले हर यात्री का इंतजार करता था। जब हम अंतहीन लगने वाली पत्थर की घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए आखिरकार प्रकाश स्तंभ के सबसे ऊपरी सिरे पर पहुंचते हैं, तो पहले की सीमित दृष्टि एक पल में खुल जाती है, मानो हम देवताओं के निवास स्थान में आ गए हों। ये अब नीचे का वो भारी और मजबूत, शक्ति से भरपूर चौकोर आधार नहीं है, ना ही मध्य भाग का वो सटीक सम्मित ज्यामितीय सौंदर्य प्रदर्शित करने वाला अष्टकोणीय टावर है, बल्कि एक गोलाकार मंदिर का उपनिवेश है, जो प्राचीन यूनानी वास्तुकला की चरम सुंदरता और जीवंतता को दर्शाता है। कई नाजुक, लंबे और आनुपातिक रूप से पूर्ण पत्थर के खंभे एक पूर्ण वृत्त बनाते हुए चारों ओर खड़े हैं, जो समुद्री हवा के वर्षों तक लगातार बहने और समुद्री नमक के प्रभाव में एक नरम, रेशमी चमक वाले संगमरमर जैसा महसूस होता है। प्रत्येक स्तंभ के बीच का खुला स्थान आकाश की ओर एक शाश्वत खिड़की की तरह है, जिससे अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह की लहरों की चमक और भूमध्य सागर का रत्न जैसा गहरा नीला रंग बिना किसी बाधा के एक शानदार पृष्ठभूमि चित्र में विलीन हो जाते हैं। सूरज की रोशनी इस गोलाकार उपनिवेश से होकर गुजरती है और सफ़ेद संगमरमर के फर्श पर लंबी धीरे धीरे घूमती हुई छायाएं डालती है। हवा में ऊंचाई की विशिष्ट ठंडक और विरलता व्याप्त है, साथ ही दूर के समुद्र तल से आती हल्की समुद्री नमक की गंध और नीचे के दीपक कक्ष से बची हल्की लकड़ी की सुगंध भी मिली हुई है। और इस सुंदर उपनिवेश के ठीक ऊपर, बादलों के सबसे करीब, जहां पक्षियों के साथ उड़ान भरी जा सकती है, पूरे प्रकाश स्तंभ की आत्मा का निवास खड़ा है, एक अतुलनीय रूप से राजसी, लुभावनी का महा की विशाल मूर्ति। प्राचीन ग्रंथों के धुंधले अभिलेखों के अनुसार ये मूर्ति शायद उद्धारकर्ता ज़्यूस की, या त्रिशूल धारण किए हुए समुद्र देवता पोसाइडन की, या फिर उस हेलियोस की थी जो हर दिन सूर्य रथ चलाता था और शाश्वत प्रकाश का प्रतीक था। उसकी वास्तविक पहचान कुछ भी हो, इस विशाल मूर्ति का रूप समुद्र और आकाश के मिलने की चरम क्षितिज रेखा पर सांसारिकता से परे की भव्यता को दर्शाता था। प्राचीन कारीगरों ने असाधारण ढलाई तकनीक से कांसे की त्वचा को अत्यंत महीन बनावट और तनावपूर्ण मांसपेशियों की रेखाएं न की थीं। जब भोर की पहली सुनहरी किरण पतली धुंध को भेदती हुई पड़ती थी, तो पूरी मूर्ति एक दिव्य और गहरा धातुई चमक बिखेरती थी, जो नीचे के बर्फ जैसे सफ़ेद पत्थर के टावर के साथ मिलकर चमकती थी, मानो एक विशाल आकाशगंगा के शीर्ष पर जड़े हुए मोती की तरह सभ्यता की सीमाओं को रोशन करती हो। यहाँ के डिज़ाइन का सार उस आश्चर्यजनक ऊंचाई अनुपात संतुलन में निहित था। वास्तुकार सोस्ट्रेटस स्पष्ट रूप से दृश्यकला और संरचनात्मक यांत्रिकी के सत्य को गहराई से समझते थे। उन्होंने इस विशाल मूर्ति की ऊंचाई और गोलाकार मंदिर के उपनिवेश के आयतन अनुपात को ध्यान से समायोजित किया था, ताकि ये एक लगभग पूर्ण सुनहरे सामंजस्य को प्राप्त कर सके। यदि मूर्ति बहुत बड़ी बनाई जाती तो पूरी संरचना ऊपर से भारी और नीचे से हल्की लगती, जिससे दृश्य स्थिरता और शांत सौंदर्य नष्ट हो जाता। यदि बहुत छोटी बनाई जाती तो वो विशाल भूमध्य सागर की पृष्ठभूमि में महत्वहीन लगती और दिशा दिखाने वाली, सभी समुद्रों को भयभीत करने वाली भव्यता खो देती। इस क्षण ये गास्य की विशाल मूर्ति और नीचे का गोलाकार स्थान एक गतिशील संतुलन बनाते थे। मूर्ति मानो संसार से परे की मुद्रा में अपने पैरों के नीचे समृद्ध टॉलेमी राजवंश को चुपचाप देख रही थी। जब दूर तूफान एकत्रित होते थे और लहरें फारोस द्वीप की चट्टानों से टकराती थीं, तो गोलाकार उपनिवेश के शिखर पर स्थित ये रक्षक अभी भी अडिग खड़ा रहता था।
उसका दूर समुद्र की ओर फैला हुआ हाथ केवल शक्ति और सौंदर्य का दृश्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि परिवर्तनशील समुद्र में यात्रा करने वाले हर नाविक के लिए एक सबसे कोमल और दृढ़ सुरक्षा वादा था। संरचना का ये चरम सामंजस्य न केवल प्राचीन इंजीनियरिंग की एक महान जीत थी, बल्कि नष्ट वर्ण ज्ञान के क्रिस्टलीकरण और दैवीय महिमा का पूर्ण संगम करने वाली एक कलाकृति भी थी। समुद्री हवा की हल्की फुसफुसाहट में ये गोलाकार मंदिर और उसका रक्षक अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ की हजारों वर्षों तक भूमध्य सागर की रक्षा करने वाली अमर किंवदंती को एक साथ सुना रहे थे। उत्कीर्ण कांस्य नक्काशी से सजाए गए उस भारी दरवाजे से होकर गुजरने पर भूमध्य सागर की तेज धूप की गर्मी तुरंत बाहर रह जाती है और उसकी जगह गहरे समुद्र की खारी गंध और प्राचीन चूना पत्थर की ठंडी शांत हवा का मिश्रण ले लेता है। अब हम अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ के भव्य पहले चौकोर आधार के भीतर प्रवेश कर चुके हैं, जहां स्थापत्य इतिहास का सबसे आश्चर्यजनक लॉजिस्टिक चमत्कार छिपा है। एक विशाल अजगर की तरह ऊपर की ओर घूमती हुई एक अंतहीन आंतरिक सर्पिलाकार ढलान। ये ढलान तेजी से चलने वाले पर्यटकों के लिए नहीं बनी थी, बल्कि ये इस विशाल टावर की जीवन धमनी थी, एक लॉजिस्टिक कन्वेयर बेल्ट जो हजारों वर्षों तक प्रकाश को बिना बुझाए रखती थी। जब आपके पैर थोड़ी खुरदुरी और कठोर पत्थर की सतह पर पड़ते हैं तो आप पाएंगे कि इस ढलान का पैमाना कल्पना से हीन अधिक है। इसकी चौड़ाई लगभग 2.5 मीटर से 3 मीटर के बीच रखी गई थी। ये एक सटीक गणना की गई संख्या थी, जो 2 मजबूत भारी सामान से लदे खच्चरों को अंधेरी सुरंग में आराम से एक दूसरे को पार करने के लिए पर्याप्त थी। ढलान बहुत ही हल्की थी। कारीगरों ने खड़ी सीढ़ियों को छोड़कर लंबी पैदल मार्ग में ऊंचाई को छिपाने के लिए एक हल्की ढलान का रूप चुना। ये डिज़ाइन उन जानवरों और मनुष्यों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए था जो दिन प्रतिदिन साल दर साल सामग्री ले जाते थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सैकड़ों पाउंड भारी ईंधन ढोते हुए भी चढ़ने वाले एक स्थिर और अटूट लय बनाए रख सकें। अपनी चेतना को बंद करें और इंद्रियों को धुंधले स्थान में फैलने दें। आपको सुनाई देती है वो नियमित और शक्तिशाली आवाज़, मोटी पत्थर की दीवारों के बीच गूंजती हुई। वो पत्थर के स्लैब पर खच्चरों के खुरों की तेज खटखट की आवाज़ है, साथ में बोझ ढोने वालों की भारी लेकिन स्थिर सांसों की आवाज़ और मोटे भांग के रस्सियों और लकड़ी के फ्रेम के घर्षण से पैदा हुई चरमराहट की आवाज़ भी है। हवा में सूक्ष्म धूल के कण तैर रहे हैं जो दीवार पर तीर के खात चैत जैसी संकीर्ण रोशनी वाली खिड़कियों से आती सुनहरी प्रकाश किरणों में उन्मत्त होकर नाचते हैं। ये रोशनी वाली खिड़कियां न केवल बुनियादी प्रकाश प्रदान करती थीं, बल्कि एक प्राकृतिक डीह्यूमिडिफायर की तरह भी काम करती थीं, जो सूखी समुद्री हवा लाती थीं, टॉवर के अंदर की उमस भरी नमी को दूर करती थीं और जानवरों के गुजरने से बची गंध को भी बाहर निकालती थीं। ढलान के साथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए आपको एक जटिल और आकर्षक सुगंध महसूस होगी। वो लेबनान के ऊंचे पहाड़ों से देवदार की लकड़ी, सूखी मिस्र की टैमरिस्क, एक तार का पेड़ और महंगी तथा ज्वलनशील रेजिन के मिश्रण की गंध थी। लकड़ी का हर गट्ठा कसकर बंधा हुआ था, जिसे गहरे रंग की त्वचा और मजबूत मांसपेशियों वाले कुली अपने कंधों पर उठाते थे। ये दृश्य और श्रवण का एक सिम्फनी था। मानव और पशु शक्ति ने संकीर्ण पत्थर के स्थान में एक अद्भुत सहजीवी लय बनाई थी। ये लय धीमी थी, फिर भी अटूट थी, ज्वार भाटा की तरह। जमीन की ऊर्जा को लगातार शीर्ष पर आग के बर्तन में पहुंचाती रहती थी। इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से ये ढलान प्रकाश स्तंभ की आंतरिक रीढ़ की तरह थी। ये ठोस केंद्रीय ये दीवार संरचना के साथ कसकर जुड़ी हुई थी और मेहराबदार संरचनाओं के माध्यम से ऊपरी संरचना के हजारों टन ऊर्ध्वाधर दबाव को विशाल आधार नींव पर समान रूप से फैलाती थी। जब आप ढलान के साथ एक के बाद एक चक्कर लगाते हैं तो आपको स्थानिक लय में बदलाव महसूस होगा। कोनों पर पत्थर सटीक कील के आकार में कटे हुए थे और जोड़ इतने कसकर जुड़े हुए थे कि एक कागज का टुकड़ा भी अंदर नहीं जा सकता था। आकाश की ओर जाने वाला ये सर्पिलाकार मार्ग केवल लकड़ी ढोने का रास्ता नहीं था, बल्कि इस विघत रक्षा की इच्छा शक्ति हो। इंच की चढ़ाई के साथ अलेक्जेंड्रिया के प्रकाशस्तंभ की धुंधली और भव्य आत्मा में गहराई से अंकित करने का एक साधना मार्ग भी था। जैसे ही रात भूमध्य सागर को पूरी तरह से ढक लेती है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का शोरगुल लहरों की आवाज में धीरे धीरे खो जाता है, लेकिन फारोस द्वीप पर समुद्र और आकाश पर हावी उस ऊंचे टावर के शीर्ष पर मानव बुद्धिमत्ता और भौतिक नियमों का एक अद्भुत मिश्रण अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमता दिखाने वाला होता है। ये केवल जलती हुई लकड़ी की आग का ढेर नहीं था, बल्कि अपने समय से हजारों साल आगे एक नेविगेशनल ऑप्टिकल सिस्टम था। इस प्राचीन प्रकाश को सहारा देने वाला मुख्य बिंदु
एक विशाल और अत्यंत सटीक रूप से बना कांस्य परवलयिक दर्पण था। इस दर्पण का जन्म अपने आप में धातु की सीमाओं के लिए एक चुनौती था। अलेक्जेंड्रिया के कारीगरों ने तांबे और टिन की एक उत्तम अनुपात वाली मिश्र धातु का चयन किया। समुद्री हवा में नमक के क्षरण को रोकने के लिए उन्होंने मिश्र धातु में चांदी की थोड़ी मात्रा मिलाई, जिससे ठंडा होने के बाद ये चंद्रमा की रोशनी जैसी ठंडी चमक प्रस्तुत करे। पॉलिश करने की प्रक्रिया एक अत्यंत लंबी और उबाऊ साधना थी। कारीगर विशाल धातु के गोल चक्र के सामने घुटने टेक कर बैठते थे। उनके हाथों में जैतून के तेल और नेक्सोस द्वीप से लाए गए अत्यंत महीन कोरेंडम पाउडर में डूबा हुआ चमड़ा होता था। वे धीरे धीरे और नियमित रूप से अंदर से बाहर की ओर घूमते हुए रगड़ते थे। धातु की हर इंच की सतह को हजारों बार रगड़ना पड़ता था, जब तक कि कांस्य की खुरदरी बनावट पूरी तरह से गायब न हो जाए और शांत पानी की सतह जैसा दर्पण न बन जाए, जो तारों भरे आकाश की सबसे सूक्ष्म कंपन को भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर सके। सबसे आश्चर्यजनक बात इसकी ज्यामितीय संरचना थी। कारीगरों ने अरस्तु के ज्यामिति के मार्गदर्शन में दर्पण को एक उत्तम परवलयिक वक्रता प्रदान की थी। इस वक्रता का अर्थ था कि प्रकाश चाहे किसी भी कोण से आए, अंततः एक ही समानांतर दिशा में निर्देशित होगा। ये प्राचीन विश्व की ऑप्टिकल पथ की सबसे गहरी समझ थी। जब रात गहरी होती थी तो टावर के शीर्ष पर कुछ मीटर व्यास का पत्थर से बना चूल्हा जलाया जाता था। यहाँ सामान्य लकड़ी नहीं, बल्कि ध्यान से चुने गए तेल से भरपूर देवदार और सूखी रेजिन का उपयोग किया जाता था। कभी कभी परिष्कृत पेट्रोलियम ही डाला जाता था। नारंगी लाल आग तेज समुद्री हवा के झोंकों में उन्मत्त होकर हिलती थी, गड़गड़ाहट जैसी चटकने की आवाज करती थी और तीखी लकड़ी की गंध वाला घना धुआं उठता था। आग का ये उन्मत्त ढेर परवलयिक दर्पण के सटीक फोकस बिंदु पर स्थित था। प्रकाशिकी के परावर्तन सिद्धांत के अनुसार जब आग से फैलने वाली रोशनी उस वर्षों तक पॉलिश किए गए कांस्य दर्पण से टकराती थी, तो पहले अव्यवस्थित फोटॉन धातु की सतह द्वारा पूरी तरह से पकड़ लिए जाते थे और फिर से व्यवस्थित हो जाते थे। ये किरणें अब चारों ओर नहीं फैलती थीं, बल्कि प्रकाश का एक मोटा, संघनित और अत्यंत भेदक स्तंभ बन जाती थी, जैसे अंधेरे को भेदने वाली एक सुनहरी लंबी तलवार की तरह सीधे क्षितिज के अंत तक जाती थी। समुद्र की सतह पर इस प्रकाश स्तंभ का ऑप्टिकल प्रदर्शन और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। समुद्र के पानी के अपवर्तन और लहरों के उतार चढ़ाव के कारण दूर के पानी पर आग की रोशनी एक नीरस चमकदार बिंदु नहीं थी, बल्कि लहरों की लय के साथ हिलती हुई, लगातार टूटती और फिर से जुड़ती हुई सुनहरी चमकीली रोशनी थी। उन नाविकों के लिए जो अंधेरे में भटक रहे थे, केवल तारों के मार्गदर्शन पर निर्भर थे। फारोस से आती ये आग की रोशनी क्षितिज पर सबसे पवित्र मार्गदर्शन थी। प्रकाश स्तंभ घनी धुंध में टिंडाल प्रभाव पैदा करता था, एक मायावी दीवार बनाता था। यहाँ तक कि खुले समुद्र में 30 समुद्री मील दूर भी नाविक उस हल्की लेकिन दृढ़ नारंगी गर्म रोशनी को देख सकते थे। वो केवल आग की चमक नहीं थी, बल्कि ज्यामितीय फोकस के बाद प्रकृति की अव्यवस्था के खिलाफ मानव इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण था। ये कांस्य दर्पण और आग का ये कभी न बुझने वाला ढेर मिलकर प्रकाशिकी का एक देर बनाते थे, जो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह की सभ्यता की भावना को दर्पण के परावर्तन और आग की रोशनी के कंपन के माध्यम से भूमध्य सागर पर किनारे पर पहुंचने की लालसा रखने वाले हर जहाज के दिल में पहुंचाता था। जैसे ही भूमध्य सागर की सुनहरी भोर पतली धुंध को भेदती है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का शोरगुल नियमित समुद्री लहरों की आवाज में धीरे धीरे जाग उठता है। फारोस द्वीप पर खड़ा ये विश्व चमत्कार भी अपने दिन और रात के बदलाव का शानदार रूपांतरण पूरा करता है। जब भोर की अंतिम तारे की रोशनी समुद्र और आकाश के बीच लीन हो जाती है, तो प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर रात को निगलने वाली धधकती आग बुझती नहीं है, बल्कि दिन में अधिक राजसी, अधिक भेदक उपस्थिति में बदल जाती है। रक्षक विशाल कांस्य भट्टी में ध्यान से चुने गए अत्यंत विशिष्ट सूखे पौधे के बैचों को डालना शुरू करते हैं। ये सामान्य ईंधन नहीं थे, बल्कि नील नदी डेल्टा और पूर्वी अफ्रीकी रेगिस्तान के किनारे से एकत्र की गई राल झाड़ियां, सूखी पेपिरस जड़ें और तने और उच्च तेल सामग्री वाली देवदार की लकड़ी के अवशेष थे। जब ये राल युक्त पौधे अत्यधिक उच्च तापमान पर तेजी से जलते थे, तो वे चमकदार आग नहीं पैदा करते थे, बल्कि स्याही जैसी घनी, भारी बनावट वाली और संरचनात्मक रूप से स्थिर गहरी धुआं छोड़ते थे। मिस्र के लगभग शाश्वत, बिना किसी बादल वाले नीले आकाश के नीचे ये धुआं ऊपर उठती गर्म हवा के साथ एक विशालकाय कलम की तरह, नीलम की तरह शुद्ध आकाश में एक ऊर्ध्वाधर और अनदेखा न किया जा सकने वाला स्याही जैसा निर्देशांक बनाता था। इस दृश्य संकेत को दिन का चिन्ह कहा जाता था। इसकी खूबी ये थी कि ये ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट का चतुराई से उपयोग करता था। उत्तरी अफ्रीका की तेज धूप में यहाँ
तक कि सबसे तेज आग की रोशनी भी धुंधली अस्पष्ट लगती थी। हालांकि ये काला या शुद्ध सफ़ेद घना धुआं समुद्र और आकाश के एक जैसे पृष्ठभूमि के साथ एक मजबूत दृश्य विरोधाभास बनाता था, जो प्रकाश स्तंभ की उपस्थिति को सैकड़ों मील के दायरे में जबरन दृष्टि में स्थापित कर देता था। इस समय उन नाविकों के लिए जो भूमध्य सागर की गहराई से इस व्यापारिक केंद्र की ओर यात्रा कर रहे थे, ये धुआं विशाल महासागर में उनका एकमात्र विश्वास था। जब जहाज अभी क्षितिज के दूसरी ओर होता था, यहाँ तक कि फारोस प्रकाश स्तंभ का वो भव्य सफ़ेद संगमरमर का आधार भी पृथ्वी की वक्रता के नीचे छिपा होता था, तब भी नाविक सैकड़ों मील दूर के गहरे समुद्र के केंद्र में क्षितिज रेखा पर एक लंबा और सीधा धुएं का स्तंभ देख सकते थे। हवा के शांत बहाव में ये धुएं का चिन्ह हल्का हल्का हिलता था, फिर भी हमेशा अपनी ऊर्ध्वाधर रूपरेखा बनाए रखता था। ये केवल भौगोलिक स्थिति का एक पूर्ण संदर्भ बिंदु नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष के पार एक शांत रक्षक की तरह था। समुद्री हवा के बहाव के साथ हवा में हल्की समुद्री नमक, जलती हुई राल और दूर के मसालों का एक अजीब मिश्रण तैरता था। वो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह की विशिष्ट गंध थी, जो सभ्यता और धन की निकटता का संकेत देता था। प्रकाश स्तंभ की रक्षा करने वाले इंजीनियर हवा के बहाव की गति को गहराई से समझते थे। वे वेंटिलेशन वाल्वों को समायोजित करके धुआं की घनत्व और रंग को सटीक रूप से नियंत्रित करते थे। विभिन्न प्रकाश स्थितियों में ये चिन्ह कभी गहरे भूरे रंग की गंभीरता प्रस्तुत करता था, तो कभी चांदी सफ़ेद चमक प्रदर्शित करता था। ये सुनिश्चित करता था कि सूरज चाहे किसी भी कोण पर हो, समुद्र पर साहसी लोग एक नज़र में इस भूमध्य सागर के दिल को पहचान सकें। आग और धुएं की ये सटीक व्यवस्था हजारों वर्षों तक मौन रूप से चलती रही। इसने विशेष पौधों को जलाने से उत्पन्न होने वाली आदिम रासायनिक प्रतिक्रिया को एक अत्यधिक विकसित नेविगेशन कला में बदल दिया, जिससे अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ दिन के समय भी दुनिया को व्यवस्था और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करने वाला, कभी ना बुझने वाला दृश्य निर्देशक बना रहा। समय इस पत्थर के विशालकाय संरचना का सबसे निर्दयी कारीगर है और सबसे सावधान मरम्मत करने वाला ही। फैरोज द्वीप पर 1700 से अधिक वर्षों के दावे आन अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ एक स्थिर स्मारक नहीं था, बल्कि चट्टान, समुद्री नमक और कंपन द्वारा सहरचित जीवन की गाथा था। जब हम हजारों वर्षों के पर्दे को पार करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये प्रकाश स्तंभ विभिन्न सभ्यताओं की विरासत में प्राकृतिक विकास और मानवीय रखरखाव के संघर्ष का अनुभव कैसे किया। जैसे जैसे टॉलेमी राजवंश की महिमा इतिहास में धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, भूमध्य सागर की लहरों ने रोमन साम्राज्य के युद्धपोतों का स्वागत किया। रोमन शासनकाल में कारीगरों को नियमित रूप से नमक से भरी समुद्री हवा का मुकाबला करना पड़ता था। वे महंगी सफ़ेद संगमरमर की टाइलें वर्षों के समुद्री कटाव में सूक्ष्म रूप से छीलती और कैल्सिफाइड होती रहती थीं। रोमन लोगों ने अपने उत्कृष्ट मरम्मत तकनीकों से पत्थर के टुकड़ों के बीच के जोड़ों को विशेष ज्वालामुखी राख आधारित मोर्टार से भरा, ताकि मुख्य संरचना को समुद्री पानी के रिसाव और क्षरण से सुरक्षित रखा जा सके और समुद्र और आकाश के बीच खड़ी अपनी शानदार मुद्रा को बनाए रखा जा सके। हालांकि पृथ्वी की हलचल ही इस विशालकाय संरचना के लिए असली परीक्षा थी। 1796 ईस्वी में जब पहली गंभीर भूकंपीय तरंगे धरती की गहराई से आईं, तो प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर स्थित वो विशाल मूर्ति, जो कभी देवत्व का प्रतीक थी, तीव्र कंपन में गहरे समुद्र में गिर गई, और वो कांस्य का विशाल दर्पण, जो पहले सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करके समुद्र को रोशन करता था, भी नष्ट हो गया। 9वीं शताब्दी तक तुलुन राजवंश के शासक अहमद इब्न तुलुन ने इस नौवहन चमत्कार की अपरिहार्यता को महसूस किया। उन्होंने मूल शानदार मशाल मंडप को फिर से बनाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि बचे हुए टावर के शीर्ष पर एक गुंबददार मस्जिद का निर्माण किया। ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का दोहरा परिवर्तन था। प्रकाश स्तंभ अब केवल धर्मनिरपेक्ष नौवहन का एक मील का पत्थर नहीं रहा, बल्कि आकाश की ओर प्रार्थना के लिए एक मीनार बन गया। हर मरम्मत में नए सभ्यतागत निशान उन प्राचीन ग्रेनाइट में गहराई से उकेरे गए। सबसे आश्चर्यजनक विकास प्रकाश स्तंभ की संरचना के आंतरिक भाग में हुआ। प्राचीन यूनानी वास्तुकार सोस्ट्रेटस ने निर्माण की शुरुआती दौर में ही दूरदर्शिता के साथ विशाल पत्थर के पिघला हुआ सीसा डाला था। सीसे की ये परत केवल जोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि हजारों वर्षों के भूकंपीय चक्र में एक कुशनिंग प्रभाव भी डाला। पृथ्वी की पपड़ी के लगातार हिलने से पत्थर के टुकड़ों के बीच अनगिनत सूक्ष्म और धीमे विस्थापन हुए। हर भूकंप में हजारों टन चूना पत्थर और ग्रेनाइट सीसे के दबाव में एक नीरस पीसने की आवाज करते थे। जुड़ने की स्थिति में ये बदलाव धीमा और अपरिवर्तनीय था। कुछ पत्थर गुरुत्वाकर्षण और क्षैतिज कतरनी बल हॉरिजॉन्टल
के अंतर संबंधित प्रभाव से सूक्ष्म रूप से झुक गए, फिर भी एक अद्भुत यांत्रिक संतुलन में समग्र स्थिरता बनाए रखते थे। इस जीवित संरचना ने प्रकाश स्तंभ को अनगिनत छोटे और मध्यम पैमाने के झटकों में जीवित रहने में मदद की, जब तक कि 10वीं और 14वीं शताब्दी के वे विनाशकारी ऊर्जा विमोचन नहीं हुए। जब 1303 ईस्वी में एक तीव्र भूकंप ने अलेक्जेंड्रिया को घेर लिया, तो धरती की गर्जना ने आखिरकार विशालकाय संरचना की रीढ़ तोड़ दी। प्रकाश स्तंभ की मध्य और ऊपरी संरचनाएं गिरती हुई पंखुड़ियों की तरह बड़े पैमाने पर समुद्र में ढह गईं। बाद के सुल्तान कैतबे ने इन विरासतों को भुलाया नहीं। उन्होंने कारीगरों को खंडहरों में से उन भारी आधार पत्थरों और सजावटी लाल ग्रेनाइट को फिर से चुनने का नेतृत्व किया, उन्हें फिर से काटा, फिर से व्यवस्थित किया और आज बंदरगाह की रक्षा करने वाला कैतबे का किला बनाया। ये हजारों वर्षों का भौतिक पुनर्जन्म था। प्रकाश स्तंभ के विशाल पत्थर, जो कभी जहाज़ों को चट्टानों से बचाने का मार्गदर्शन करते थे, अब आक्रमणों से बचाव के लिए एक मजबूत ढाल बन गए हैं। जब आप आज उन खुरदरी किले की दीवारों को छूते हैं, तो आप वास्तव में 2000 साल पहले के प्राचीन यूनानी कारीगरों की हथेलियों की बची हुई गर्मी को छू रहे होते हैं। वे कंपन, पतन और पुनर्निर्माण के चक्र में प्रकृति और इतिहास द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किए गए लंबे कायापलट को पूरा कर चुके थे। आइए हम अपनी सांस रोकें, गोताखोरों के स्थिर और नियमित सांसों की आवाज़ के साथ कैमरे के धीरे धीरे अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के हरे भरे और गहरे पानी के नीचे डूबते हुए। जैसे ही समुद्री पानी का दबाव धीरे धीरे पूरे शरीर को घेरना शुरू करता है, भूमध्य सागर वो विशिष्ट गहरा नीला रंग आंखों के सामने हल्के से गहरा होता जाता है। सांसारिक शोरगुल इस पल में अचानक थम जाता है और उसकी जगह एक शांत, गंभीर और भारी लय ले लेती है। गहराई बढ़ने के साथ चारों ओर का प्रकाश अधिक धुंधला और मायावी होता जाता है। केवल गोताखोरों की रोशनी की तीव्र और केंद्रित प्रकाश किरण पानी में एक चमकदार मार्ग काटती हुई सैकड़ों वर्षों से शांत इस पानी के नीचे के गुप्त बगीचे को धीरे धीरे उजागर करती है। समय द्वारा धीरे से भुला दिए गए इन खंडहरों में सबसे पहले जो नजर आता है वो समुद्र तल पर पड़े विशाल गुलाबी ग्रेनाइट के पत्थर के खंभे हैं। ये भव्य संरचनाएं, जो कभी विश्व के 7 अजूबों में से एक थीं और भूमध्य सागर पर हावी थीं, अब महीन सफ़ेद रेत और बिखरे हुए सीपियों के बीच शांति से पड़ी हैं। वे हजारों वर्षों तक समुद्र के पानी में डूबे रहे हैं। पहले अत्यधिक चिकनी पॉलिश की हुई बेलनाकार सतह अब सूक्ष्म छिद्रों और समय के निशान से भरी हुई है। फोटोग्राफी कैमरे के क्लोजअप शॉट के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से उन दूर की असमान खती पत्थरों को देख सकते हैं, जो प्रकाश में अभी भी नरम और हल्की चमक छोड़ते हैं। पत्थरों की सतह पर टॉलेमी राजवंश के धुंधले लेकिन पहचानने योग्य शिलालेख, पानी के हल्के स्पर्श में जैसे धीरे धीरे धड़कती हुई एक प्राचीन नाड़ी की तरह, हमें भूकंप की लहरों में खोया हुआ वो शानदार इतिहास सुनाते हैं। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, लहरों के साथ हिलते हुए, हरे रेशम जैसे भूरे समुद्री घास के जंगल से होकर गुजरते हुए हमें एक टूटी हुई फिरौन की मूर्ति समुद्र तल पर शांति से पड़ी मिलती है। हालांकि हजारों वर्षों के जल प्रवाह और नमक के कटाव में उसका चेहरा थोड़ा धुंधला हो गया है, लेकिन उसकी गंभीर, शांत और रहस्यमय मुस्कान वाली आंखें गहरे समुद्र के अंधेरे को भेदती हुई असीमित शून्य को सीधे देख रही हैं। मूर्ति के कंधों के पास कुछ पतले समुद्री पंखे धीरे धीरे हिल रहे हैं, मानो इस सोए हुए राजा के लिए हल्की हवा कर रहे हों। और उसके पास ही स्फिंक्स के कुछ विशाल अवशेष आपस में सटे हुए पड़े हैं। उनकी वो भव्य मुद्रा जो कभी चारों दिशाओं को भयभीत करती थी, अब अनगिनत समुद्री जीवों के पनपने और बढ़ने के लिए एक प्राकृतिक स्वर्ग बन गई है। ये मानव सभ्यता और प्रकृति के बीच सबसे अद्भुत सहजीवी अनुष्ठान है। उन जटिल नक्काशीदार दरारों और पत्थर के टूटे हुए गहरे हिस्सों में रंगीन नियॉन मछली और तिलापिया के झुंड तेजी से इधर-उधर तैरते हैं। वे इन कीमती ऐतिहासिक विरासतों को सबसे मजबूत प्राकृतिक चट्टानें और आश्रय स्थल मानते हैं। प्राचीन यूनानी अक्षरों की नक्काशी के पास चमकीले लाल समुद्री एनीमोन धीरे धीरे खिलते हैं। उनकी पतली भुजाएं पानी के बहाव के साथ नियमित रूप से हिलती हैं, जैसे गहरे समुद्र में खिलते हुए शाश्वत तमाल पुष्प की तरह। विभिन्न रंगों के स्पंज और कठोर बारनकल पत्थर के खंभों के किनारे पर घने समुदाय बनाते हैं, जो एक मोटी और जीवन शक्ति से भरपूर जैविक खोल का निर्माण करते हैं। ये दृश्य विरोधाभास इतना तीव्र है, एक ओर मानव की उच्चतम बुद्धिमत्ता और शिल्प कौशल का शिखर दर्शाने वाले कठोर पत्थर, और दूसरी ओर अत्यंत नाजुक लेकिन लचीला समुद्री जीवन। इस क्षण में ढहा हुआ प्रकाश स्तंभ अब मृत्यु और विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन से भरपूर, कभी ना समाप्त होने वाला पानी के नीचे का महल है।
जब दोपहर की सूरज की रोशनी पानी की परतों की बाधा को भेदती है और एक सुनहरी हिल भूमध्य सागर की प्रकाश किरणें इन टूटी हुई दीवारों और खंडहरों पर पड़ती हैं तो प्राचीन गुलाबी ग्रेनाइट, हरे भरे समुद्री शैवाल और आधुनिक समुद्री जीव प्रकाश और छाया के बदलते भ्रम में पूरी तरह से एक हो जाते हैं। यहाँ का हर टूटा हुआ पत्थर, हर खंडित मूर्ति अब केवल एक अकेला प्राचीन अवशेष नहीं है, बल्कि समुद्र के साथ सांस लेने वाला, समुद्र के साथ बढ़ने वाला एक जैविक जीव है। भूमध्य सागर की हजारों वर्षों तक रक्षा करने वाला ये प्राचीन प्रकाश, हालांकि उसके शीर्ष पर जलती मशाल बहुत पहले ही बुझ चुकी है, ऐसे फिर भी समुद्र तल की इस शांत और गहरी गोद में एक अन्य, जीवन से भरपूर, शाश्वत और शानदार तरीके से अनगिनत सभ्यताओं के उत्थान और पतन का गवाह बने इस प्राचीन समुद्री क्षेत्र की रक्षा करना जारी रखे हुए हैं। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के गहरे नीले तट पर जब लहरें उस प्राचीन सात्स्टेड के सेतु से धीरे से टकराती हैं, तो हमारी दृष्टि हजारों वर्षों के कोहरे को भेदती हुई चर्मपत्र, स्याही और यादों से बुनी हुई एक दुनिया में आती है। हालांकि भव्य फारोस प्रकाश स्तंभ 14वीं शताब्दी के तीव्र कंपन में समुद्र में डूब गए, लेकिन उसका जीवन अनगिनत यात्रियों की कलमों के माध्यम से सभ्यता के एक शाश्वत स्पेक्ट्रम में बदल गया। ये केवल स्थापत्य संबंधी डेटा का शुष्क और ठंडा तुलनात्मक विवरण नहीं है, बल्कि प्रकाश के प्रति मानवीय लालसा का एक सामूहिक प्रमाण है। ये समय और स्थान के पार एक विस्तृत संकलन है। आप कागज पर कलम की सरसलाहट की आवाज़ सुन सकते हैं। वो मंद तेल के दीपक की रोशनी में इतिहासकारों की आवाज़ है, जो इस चमत्कार की अंतिम झलक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सुभूमि पर आए तो उन्होंने एक विशालकाय जीव को सफ़ेद पत्थरों की परत में ढका हुआ देखा। ये सफ़ेद रंग केवल एक रंग नहीं था, बल्कि भूमध्य सागर की तेज धूप में चूने और चूना पत्थर से प्रतिबिंबित होने वाली आशा की रोशनी थी, जिसे नाविक 50 किलोमीटर दूर से भी पहचान सकते थे। प्लिनी दी एल्डर ने अपनी नेचुरल हिस्ट्री में इस इंजीनियरिंग पर 800 टैलेंट चांदी के सिक्कों की लागत आने का कठोरता से दर्ज किया, और इसके पीछे के वास्तुकार सोस्ट्रैटस का नाम मानव स्मृति की गहराई में हमेशा के लिए अंकित कर दिया। समय बीतने के साथ प्रकाश स्तंभ की रोशनी अरब विद्वानों की दृष्टि में आई। 1165 ईस्वी में मालागा के विद्वान इब्न शेख लगभग जुनूनी ज्ञान की प्यास के साथ इस पत्थर के विशालकाय संरचना के आधार के सामने खड़े हुए। उन्होंने न केवल अपनी आंखों से देखा, बल्कि प्लम्ब लाइन और मापने के उपकरण के साथ मौके पर चलकर भी माप लिया। उन्होंने अपनी द बुक ऑफ ए एंड बी में ऐसे सटीक डेटा छोड़े जिसने बाद की पीढ़ियों को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रकाश स्तंभ 3 स्तरों में विभाजित था। निचला स्तर एक विशाल चौकोर आधार था, जिसका आंतरिक भाग भूल भुलैया जैसा गहरा था, और चौड़ी सर्पिलाकार ढलान इतनी थी कि ईंधन ढोने वाले जानवर भी आराम से गुजर सकते थे और लकड़ी को उस दुर्गम शीर्ष तक पहुंचा सकते थे। और जब वो दूसरी अष्टकोणीय टावर संरचना पर चढ़े तो भूमध्य सागर की तेज हवा मोटी पत्थर की दीवारों के बीच गूंजती थी। हर सटीक कटे हुए हल्के रंग के पत्थर को शीशे से रेल्ड किया गया था, जो समय से परे भूकंप रोधी लचीलापन प्रदर्शित करता था। इन पीले पड़ चुके दस्तावेजों में वर्णित विवरणों की आधुनिक पुरातत्व से तुलना करने पर उनकी सटीकता रोंगटे खड़े करने वाली है। 1994 में जब फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता जीन ईविस एम्पेरर अपने गोताखोरों के साथ अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के समुद्र तल में उतरे, तो उन्हें गहरे समुद्री रेत में बिखरे हुए 60 से 80 टन वजन वाले ग्रेनाइट के विशाल पत्थर मिले। ये विशाल चौखट और स्तंभों के शीर्ष के अवशेष प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित टावर के दरवाजे के पैमाने से बिल्कुल मेल खाते थे। डिजिटल मॉडलिंग के माध्यम से हमने पाया कि दस्तावेजों में उल्लिखित समुद्र देवता पोसाइडन की कांस्य मूर्ति और टावर के कोने पर स्थित ट्राइटॉन की मूर्तियां केवल सहकारों की रोमांटिक कल्पना नहीं थीं, बल्कि उस बेलनाकार शीर्ष पर वास्तव में मौजूद थीं, जो आग की रक्षा करने वाली कला का शिखर थीं। इस प्रकाशस्तंभ का सबसे रहस्यमयी हिस्सा वो विशाल दर्पण था। अल-इद्रीसी ने उल्लेख किया था कि वो पॉलिश किए गए धातु से बना एक अवतल दर्पण था, जो दिन में सूरज की शानदार रोशनी को एक चकाचौंध करने वाली तलवार में केंद्रित कर सकता था, और रात में उस कभी न बुझने वाली अलाव की रोशनी को जहाज़ों के झुंड का मार्गदर्शन करने वाले तारे में फैला सकता था। प्रकाशिकी का ये चरम उपयोग व्यावहारिक नौवहन कार्य को पौराणिक ऊंचाई तक ले गया। हालांकि पत्थर की दीवारें अंततः भूकंप में ढह गईं, लेकिन इन विभिन्न काल के यात्रियों के लेखों के माध्यम से प्रकाश स्तंभ का स्पेक्ट्रम अभी भी इतिहास की नदी में धड़क रहा है। इसने न केवल भूमध्य सागर के समुद्री मार्गों की रक्षा की, बल्कि ये मानव बुद्धिमत्ता और शाश्वत स्मृति का दीपक भी बन गया, जिसने प्राचीन विरासत की ओर हमारे रास्ते को रोशन किया।